हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग लाल पान की बेगम कहानी को पढ़ने वाले हैं। कहानी को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और कथनों को भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगी किस तरीके के प्रश्न इस कहानी इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं और इस कहानी का प्रकाशन कहानी पत्रिका में हुआ था। यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। चलिए अब हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। तो बिरजू की उम्र 7 वर्ष है। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान पर छोवा गुड़ लाने। तो वो छोवा गुड़ लाने गई थी। सो अभी तक लौटी नहीं। दिया बाती की बेला हो आई। आज लौट के जरा। बागड़ बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तो ये जो बागड़ नाम है ये बकरे का नाम है। बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगैया ना हो तब न फुआ। बिरजू की माँ ने उत्तर दिया। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात बुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा आए आए हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट यानी जूट का पैसा क्या हुआ? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। नी साफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है कि हाँ, इस बार बिरजू की बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखलाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली, अरे रे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नात और ना पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती है। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहनकर तू भी भट्टा की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता।
फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहियां झूलती। जंगी की पुतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 महीने हुए गौने को, नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। तो जंगी की पतोहू को आए कितने महीने हुए? 3 महीने। उसका ससुर दागी, यानी उसका ससुर जो है जंगी, वो दागी चोर है, सी किलासी है, उसका खसम रंगी। कुरमा टोली का नाम ही लठैत था, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ की झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में अब ठेठर बैस पोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठकर बाजे न मुरेलिया सीख रही होगी। हर जाई, हरी चंपिया। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दिन दोपहर और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। तो बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कहा था? जंगी की पतोहू ने। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? ए सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। जीजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंदे के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंदे के बदले ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तरहत्थी फैलाई, दे ना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी होठ निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। तो चंपिया की उम्र कितनी दी हुई है? 10 साल। और बिरजू की उम्र 7 साल दी थी ऊपर।
बीजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और मुंह गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से माँ को देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दी। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में बोल उठी। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें। मलदइया टोली की मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। तो ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाती की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। ना 3 में ना 13 में। क्या होगा? शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर। देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू की माँ बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया मिलिट्री टोपी। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही। कुछ नहीं बोली। जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैये के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को। खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता। ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी। तुमने सुना? तो इसमें कई टोलों का नाम आया है। एक कोयरी टोला, मलदइया टोला और ये बबुआन टोला। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले में झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा हमें तो कहना है कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगइयो मत। मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा क्यों दीदी नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा दिया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मिक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है। सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। अच्छा, बलरामपुर का जिक्र पेपर में क्वेश्चन आया था कि बलरामपुर का जिक्र किस कहानी में किया गया है। चंपिया चीट की साड़ी पहनेगी। बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैंगन का बोला। गांच का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मड़ैये के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। तो सबसे पहले भगवान से पूछना है या किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो
महावीर जी के रोट बाकी है, हाय रे देव भूल चूक माफ करो। महावीर बाबा मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। वो मन ही मन सोच रही है। बिरजू की माँ ने मन ही मन में रह रह कर जंगी बतोहू की बातें चुभती हैं, भग भग बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाली बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए था, सिर्फ 10 मन पाट काटा और तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा। 4 टोलियों का नाम आ चुका है इस कहानी में, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खौखी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ फांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम से कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन ये जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहन्ना जानता है उत्ता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। तो ये बाबू साहब जो है ये जमींदार है। चंपिया बिरजू सो गया है क्या। यहाँ आजा बिरजू, अंदर तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती तो रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू की बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक वैसी की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हटा कर चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने भी नहीं दी। बिरजू की माँ को एक नंबरी लोट भी देखने को नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच सिखाएगा। अंत में उसने अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कतरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पुतुरिया सब हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दढ़ीजार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है।
अब उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों को भीख दीट से बचे तब तो, लोगों की भीख दीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, ऊहू। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? ऊहू, दोनों ने फिर हुकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद कर देख तो आ चंपिया, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदइया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई है क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई है क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचीस रख दे। धान की बालियों का छोटा चब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, यानी दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच सब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सबनी गाड़ी होटल मोहनपुर होटल बंगला की हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदइया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्खड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे ना। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान्य के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान्य के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी है क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की मां। ना जाने, बिरजू की मां, जाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना देती है। 5 रोटी बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा। बिरजू के पप्पा उसकी
और एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमग उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नात पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ को कांपती खांसती आई। फुआ कांपती खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी ना, नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं ही पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तमाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तमाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तमाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और वह एक सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तमाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले, और कही गई कि डिब्बी भर तमाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू चंपिया को। ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दी बिरजू को चंपिया। बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन के 5 शकरकंद खा लिया। हाँ, सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? तब तक दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगा कर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है। आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब सी गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर कराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा, बिरजू ने कहा। गाड़ी जंगी की पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई है क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी की झोपड़ी से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी? बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली, तो रोती काहे है? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर। सारी
गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, जल्दी आ जल्दी। तो पेपर में ये प्रश्न आया था कि जो बिरजू की माँ है वो टीसन वाली किसे कहती है? वो जंगी की पतोहू को बोलती है। बगल की झोपड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गिलेट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू लरेना की बीवी राधे की बेटी सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 मास पहले ही हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा लो। एक एक करके सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बड़ी बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बैसकोप पर गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे का मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बायोस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती काहे, जहां भूल भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी हैं। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही थी वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यहीं से लाल पान की बेगम कहानी खत्म होती है। अगर आप लोग इस कहानी को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। कल हम लोग इस कहानी के PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।